कैमरा देखो। जी, आवाज़ आ रही? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस हिस्ट्री की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं सबक नंबर 10, मुग़ल हुकूमत का क़याम। पिछले सबक में हमने क्या देखा था? पिछले सबक नंबर 9 में हमने देखा था दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक किस तरह से उसका हिंदुस्तान में क़याम हुआ और कौन कौन से बादशाह रहे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, आपने उस लेसन में देखा था कि 1206 से 1526 तक तुर्कों और अफ़गानियों की हुकूमत रही थी हिंदुस्तान में। ठीक है, और आपने उसमें ख़ास बात ये भी देखी थी कि तुर्क और अफ़गान जो अमीर थे दरबार में, उनके बीच हमेशा रस्साकशी रहती थी अमीरों के बीच में। ठीक है, और 1526 के लास्ट में जब दिल्ली सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाके तक ही महदूद रह जाती है, बाकी जगह और रियासतें सर उठा चुकी होती हैं उस वक्त में 1526 में, और दिल्ली सल्तनत जो है वो सिर्फ दिल्ली और उसके कुछ आसपास के इलाकों में बाकी रहती है। तो उस वक्त में एक और अफ़गान बादशाह का हमला होता है और उसे बाकायदा दावत दी जाती है हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए। जो एक पंजाब में जो उस वक्त गवर्नर थे दौलत खान, और मेवाड़ के राजा जो थे राणा सांगा, उनके ज़रिए बाबर को बुलावा भेजा जाता है कि यहाँ हमला कीजिए हिंदुस्तान पर और यहाँ अपनी बादशाहत कायम कीजिए, क्योंकि उस वक्त में जो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था इब्राहिम लोधी, वो काफ़ी ज़्यादा लोग उससे नाखुश थे, अमीर काफ़ी नाखुश थे, और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में मुग़ल हुकूमत का क़याम हुआ, और बाबर कौन था, और उसके बाद हुमायूं, अकबर, जितने भी मुग़ल हुक्मरान थे इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इस बीच एक शहनशाह शेरशाह सूरी के नाम से इनके बीच में आया, और उसका क्या रोल था हिंदुस्तान की तारीख़ में, ये आज हम इंशाअल्लाह इस सबक में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सन 1526 ईस्वी में, जहां हमने पिछले सबक में छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं बाबर से। बाबर कौन था? जी, ये देख लीजिए एक बार, इसका पूरा एक एक खाका दिया गया है मुग़ल हुकूमत के बारे में। जो मदरसा है,
आवाज आ रही? ये खाका दिया गया है मुगल हुकूमत का। मुगलिया सल्तनत 20 अप्रैल 1526 ईस्वी से 21 सितंबर 1857 ईस्वी, ये इसका टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा। मिडिवल इंडिया के जो दो बड़े हुक्मरान, दो मतलब हम कह सकते हैं, एक थी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो थी उसका टाइम पीरियड याद है किसी को? दिल्ली सल्तनत अभी बताया मैंने आपको, 1206 ईस्वी जब कुतुबुद्दीन ऐबक बादशाह बना था, सुल्तान बना था दिल्ली का, और 1526 ईस्वी तक ये था दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। दिल्ली सल्तनत 1526 में ख़त्म हो जाती है और यहीं से शुरू हो जाती है, ये रहा 1526, 20 अप्रैल 1526, आज से 498 तकरीबन 500 साल पहले, ठीक है, से लेकर 21 सितंबर 1857, ये देखिए 166 साल पहले, यहां तक मुगल सल्तनत कायम रहती है। 1857 में जब 1857 की पहली जंग आज़ादी होती है, जिसमें ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो आखिरी मुगल बादशाह थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर, उनको गिरफ्तार कर लेती है और उनके साथ ही मुगल सल्तनत खत्म हो जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 1857 की जो पहली जंग आज़ादी थी, उसमें जो 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 ये आज़ादी की जंग हुई थी, इसमें जो लीडर बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था? लीडर बनाया गया था बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। और इनको फिर लास्ट में जब अंग्रेजों ने यहाँ इनको गिरफ्तार कर लिया था लाल किले दिल्ली में, और यहाँ से गिरफ्तार करके इनको रंगून या म्यांमार बर्मा भेज दिया गया था, जहाँ उनका इंतकाल हुआ था। तो यहाँ 2-3 चीज़ें नोट करिए। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526 ईस्वी, उसके बाद मुगल आ जाते हैं। मुगल सल्तनत का टाइम पीरियड 1526 से 1857। एक और पॉइंट यहाँ नोट कीजिए, मुगल सल्तनत के पहले बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, मुगल सल्तनत के पहले बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिया आपने। चलिए और देखते हैं दिल्ली, इसके मुगल सल्तनत के बारे में। दारुल हुकूमत, जो इसकी कैपिटल सिटी बनी थी, राजधानी, वो शुरू में थी आगरा। जब बाबर हिंदुस्तान आया, यहाँ कब्जा किया, तो उसने दारुल हुकूमत किस शहर को बनाया? आगरा को दारुल हुकूमत बनाया गया। यहाँ टाइम पीरियड लिखा था कब से कब तक रहा, 1526 से 1540 पहले आगरा रहा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ फिर बीच में 1540 से 1555 का जो आप टाइम पीरियड देखेंगे बीच में, यह मुगल सल्तनत इन 15 सालों के लिए खत्म हो चुकी थी। बीच में 15 सालों के लिए यहाँ आपको एक और अलग दूसरा राजा देखने को मिलेगा, शेर शाह सूरी। उनका भी काफी इंपॉर्टेंस है, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं 1526 से 1571 तक आगरा दारुल हुकूमत रही। 1571 से 1585 में फतेहपुर सीकरी, और उसके बाद 1857 के बाद, ठीक है, सॉरी 1648 से 1857 तक फिर दिल्ली दारुल हुकूमत रही मुगलिया सल्तनत की। ठीक है, फिर यहाँ जबानें दी गई थी। इस दौर में कौन सी जबानें ज्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी? इनमें फारसी, चुगताई, तुर्की और उर्दू। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड फिर से दिया गया है, आप देख सकते हैं। और आज के दौर में देखें, यहाँ मैप के जरिए आप देख सकते हैं, जब 1530 में बाबर का इंतकाल हुआ था, तो इतने शुमाली हिस्से पर मुगलिया सल्तनत कायम हो चुकी थी। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान का लाहौर वाला इलाका आ जाता है, शामिल है इसमें, और दिल्ली, आगरा से लेकर पटना तक का इलाका शामिल था। ठीक है, और जब 1605 में अकबर की डेथ होती है, तब देखिए इतना इलाका हिंदुस्तान का मुगलिया सल्तनत में शामिल हो जाता है। यहां आप देखेंगे नेपाल और बांग्लादेश से लेकर आप ईरान तक का इलाका, और साउथ में आप यहाँ गुजरात से लेकर उड़ीसा तक का इलाका आप देख सकते हैं। इतना इलाका मुगलिया सल्तनत में शामिल था। इसके बाद सबसे ज्यादा जो फैलाव हुआ था मुगलिया सल्तनत का, वो था औरंगजेब के दौर में। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब का इंतकाल होता है, तो उस वक्त मुगलिया सल्तनत जो फैली हुई थी, वो साउथ में गोवा तक फैल चुकी थी। इतना इलाका
ये पूरा मुगलिया सल्तनत में शामिल था। ठीक है, यहां तक कालीकट। ठीक है, ये पूरा इलाका मुगलिया सल्तनत में शामिल हो चुका था। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ जो ये 3 आपको सिंबल दिए गए हैं, ये उनके झंडे हुआ करते थे मुगलिया सल्तनत के। मौजूदा अगर हम देखें, ये जो जोग्राफिया मैंने आपको दिखाया, इस जोग्राफिया में मौजूदा दौर के कौन कौन से देश शामिल हैं? इनमें बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, भूटान, ईरान और नेपाल, ये देश शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर हिंदुस्तान कब आया था? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हमला किया था, तब वो हिंदुस्तान आया था। ठीक है, इनका जो सिलसिला नसब है वो तारीख के दो बहुत बड़े आपके खानदान हैं, उनसे जाकर मिलता है। माँ की तरफ से अगर इनका सिलसिला नसब देखा जाए तो मंगोल के एक बहुत ही बोल सकते हैं मशहूर ये बादशाह थे, इनका नाम आपने सुना होगा, चंगेज खान। ठीक है, माँ की तरफ से इनका सिलसिला नसब चंगेज खान से जाकर मिलता है, और बाप की तरफ से तैमूरी खानदान थे। ये असल कौन थे? तैमूर लंग आपने सुना होगा, बादशाह हुआ करता था, और तैमूरों से जाकर इनका सिलसिला नसब बाप की तरफ से मिलता था। इनके जो बाप थे वो फरगना नाम की एक जगह है सेंट्रल एशिया में, या उज़्बेकिस्तान तुर्किस्तान का जो इलाका है आज के वक्त में, वहाँ एक जगह है फरगना। ठीक है, वहाँ के हाकिम हुआ करते थे इनके वालिद साहब। तो जब वो इनके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है तो 12 साल की उम्र में ये फरगना के हाकिम बनते हैं। ठीक है, और उस वक्त भी वहां की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी मरकजी एशिया की। हालांकि इन्होंने समरकंद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर उनको वहां से पीछे हटना पड़ा समरकंद से भी, और उसके बाद फिर उन्होंने उधर वेस्ट की तरफ ना जाकर ईस्ट यानी पूरब की तरफ रुख किया अपना, और 1520 में सियालकोट जो कि अब पाकिस्तान में है, और 1524 में लाहौर पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1524 ईस्वी तक ये लाहौर तक आ चुके थे। इसके बाद होता क्या है, 1526 ईस्वी में जब दिल्ली में हुकूमत होती है इब्राहिम लोदी की, और उससे उसके अमीर खुश नहीं होते हैं, तो उनके एक अमीर पंजाब के अमीर हुआ करते थे दौलत खान, और मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। वो इब्राहिम लोदी से नाखुश होकर बाबर को दावत देते हैं हिंदुस्तान पर हमला करने की। तो बाबर तो पहले ही मौका देख रहा था कि किस तरह से दिल्ली पर हमला किया जाए और यहाँ कब्जा किया जाए, और इन दोनों की जब इनको इनके जरिए बुलाया जाता है दोनों के जरिए, तो बाबर अपना पक्का इरादा कर लेता है और 1526 ईस्वी में दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। और यहाँ दिल्ली के करीब एक शहर है हरियाणा में पानीपत, यहाँ के मैदान में आकर उसका सामना होता है किससे? इब्राहिम लोधी से। ठीक है, जब इब्राहिम लोधी से सामना होता है तो वहां इनकी एक जंग होती है जिसको बोला जाता है पानीपत की पहली जंग या पानीपत की पहली लड़ाई। याद रखिएगा टाइम पीरियड इनका काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली जंग होती है इनकी। चलिए, यहां कुछ डिटेल्स दी गई हैं बाबर के बारे में। इधर आप एक इनकी पेंटिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इनकी पैदाइश कब हुई थी? फरवरी 23 में फरगना में पैदाइश हुई थी। वफात कहाँ हुई थी? आगरा में इनकी वफात हुई थी जनवरी 5, ठीक है, 1530। 47 साल की उम्र में। कहाँ दफन है? बागे बाबर। और ये सब इनकी डेट्स हैं। मजहब कौन सा था? सुन्नी इस्लाम। जौजा कौन थी इनकी? ये देख लीजिए, पूरी लिस्ट है इनके बारे में। बाकी मालूमात आप देख सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं 1526 ईस्वी पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर आ चुके हैं पानीपत में। एक तरफ बाबर हैं, दूसरी तरफ कौन है? इब्राहिम लोदी। ठीक है, मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम अगर इनसे आपसे पूछा जाए, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। ठीक है, 1526 में पानीपत के मैदान में इनकी लड़ाई होती है। इस वक्त इब्राहिम लोदी थे, इनकी फौज में कितने सिपाही थे? तकरीबन 1 लाख। ठीक है, और दूसरी तरफ बाबर जो कि लाहौर से आया था उस वक्त में, उसके फौज में कितने फौजी थे? 12,000। अब आप देखिए, एक तरफ है 1 लाख सिपाही, दूसरी तरफ है 12,000, लेकिन फिर भी इस जंग में इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर इसमें जीत जाता है। अब सवाल यह है कि सिर्फ 12,000 सिपाहियों से बाबर कैसे जीता? वो देखिए, बाबर ने अपनी जंगी चाल व हथियार को इब्राहिम लोदी से छुपाए रखा।
इब्राहिम लोदी को भनक भी नहीं लगने दी कि बाबर किस तरह से अपनी चाल चलेगा, किस तरह से हमले करेगा। दूसरी इसकी खासियत क्या थी, बाबर ने तोपों को चमड़े के रस्सों से 700 बैलगाड़ियों के साथ बांध रखा था। उस वक्त में जंग में क्या चीजें इस्तेमाल हुआ करती थी, उस वक्त में कोई टैंक या हवाई जहाज या बंदूकें ये तो नहीं होते थे। क्या होते थे, तलवार, तीर, घोड़े और हाथियों का काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। तो उस वक्त में ये देखा जाता था कि जिस फौज के पास जितने ज्यादा घोड़े हैं, जितने ज्यादा हाथी हैं, उसकी फौज उतनी ताकतवर है। तो इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख फौजी थे, काफी ज्यादा घुड़सवार और हाथी बहुत ज्यादा थे उसकी फौज में। लेकिन बाबर क्या चीज नई, क्या चीज लाया यहां से अपने वतन से, ये अपने साथ लाया तोप। ठीक है, इसने क्या क्या, बैलगाड़ियों के पीछे तोपें बांध रखी थी और उनके पीछे तोपची और बंदूक बरदार आड़ लिए हुए थे। तोपची बोलते हैं जो तोप चलाते हैं, और बंदूक बरदार जो बंदूक चलाते थे। तो यहां ये इसको एक एडवांटेज मिलती है बाबर को। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये वो लड़ाई थी हिंदुस्तान में जिसमें पहली बार किसी जंग में बारूद का इस्तेमाल हुआ था। तो ये जो टेक्नोलॉजी आई थी हिंदुस्तान में पहली बार किसके जरिए लाई गई थी, बाबर के जरिए। ठीक है, तोपों की घन गरज ना सिपाहियों ने सुनी थी ना हाथियों ने, लिहाजा वो उल्टे कदमों अपनी ही फौज को कुचलकर भागने लगे। अब देखिए होता क्या है जंग में, एक तरफ वही तीर तलवार हैं, दूसरी तरफ क्या है, तीर तलवार वाले बैठे हैं हाथियों पर और घोड़ों पर। ज्यादातर ऐसा होता है कि घोड़ा तेज दौड़ता है तो घोड़े वाले हथियार लेते थे, हथियार के तौर पर तलवार का इस्तेमाल करते थे, और जो हाथी होते हैं वो हाथियों पर बैठते थे, तीरंदाज वगैरह और दूसरे लोग। ठीक है, तो यहां होता क्या है, जब बाबर अपनी तरफ से तोप के गोले बरसाता है तो उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि ऐसी आवाज ना तो सिपाहियों ने पहले कभी सुनी थी, क्योंकि पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, ना तोपों का कभी इस्तेमाल हुआ था हिंदुस्तान के किसी जंग में, और ना ही बंदूक का इस्तेमाल हुआ था। तो जब यहां तोप की गरज गूंजती है मैदान जंग में, तो सिपाही भी डर जाते हैं, और उसकी आवाज से जो हाथी थे इब्राहिम लोदी की फौज में वो भी डर जाते हैं और वापस घबराकर अब उल्टे भागने लगते हैं। जब वो उल्टे सीधे भागते हैं अपनी ही फौज की तरफ, तो वो अपनी ही फौज को कुचल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए एक नज़ारा यहाँ पेंटिंग के जरिए दिखाया गया है। जैसे यहाँ अगर हम इब्राहिम लोदी की वो देख लेते हैं, इधर इब्राहिम लोदी की फौज है, तो जब यहां से तोप के गोले बरसाए गए, गोले लगे ना लगे लेकिन तोप की आवाज से ही हाथी वापस भागने लगे और अपनी ही फौज को उन्होंने रोन दिया। तो इस तरह से सुल्तान इब्राहिम की फौज ने मुकाबला तो जबरदस्त किया लेकिन शिकस्त खाई। सुल्तान मैदान जंग में नाकाम हुआ और फौज तितर बितर हो गई। पानीपत की जंग के बाद हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रख ली गई, और इस तरह से दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो जाता है, और आगरा को बाबर अपना दारुल हुकूमत बनाता है। ठीक है, इतना समझ आया सभी को? तो यहां 2-3 चीजें आप नोट कीजिए। अगर आपके पास पेन है और कॉपी है लेकिन दिख तो नहीं रही किसी के पास, ऐसे करके हाथ पे हाथ रख के कहानी सुन रहे हैं बस। ये कहानी तो सुन तो ली आपने, लेकिन याद भी रखना है, एग्जाम में आएगी तो लिखना पड़ेगा आपको। पानीपत की पहली जंग कब हुई? 1526। कहाँ हुई? पानीपत के मैदान में। किस किस के बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया इस जंग में? या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान में पहली बार बारूद और तोप का इस्तेमाल कब किया गया, किसके जरिए किया गया? या फिर पानीपत की पहली जंग में बाबर की फतह क्यों हुई, क्या वजह रही? तो ये चीजें आपको वहां लिखनी पड़ेंगी। ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए बुक की तरफ चलें। मुगलिया सल्तनत कायम हो चुकी है, बाबर आ चुका है दिल्ली और आगरा में। यही डिटेल आप अपनी किताब में भी पढ़ सकते हैं। बाबर की आमद 1526 में होती है। 12 साल की उम्र में वो यहाँ के हाकिम बनते हैं, छोटी सी रियासत फरगना। ठीक है, चलिए
ये पूरा देखो वहां यहाँ पूरा खाका खींचा गया है पहली पानीपत की पहली जंग का। जैसे बाबर का सिर्फ 12,000 फौजों पर मुश्तमिल लड़ाका फौज थी, जबकि इब्राहिम की फौज तकरीबन 1 लाख मुश्तमिल थे फौजी। जंग के मैदान में बाबर की फौज हिकमत अमली बेमिसाल थी। उसने मुअस्सर तौर पर लड़ाई की रूमी उस्मानी तौर तरीके अपनाए। रोमी तौर तरीके अपनाए किसने? बाबर ने। उसने इब्राहिम की फौज को 2 मोर्चों से घेरे में ले लिया। मरकज में उसके घुड़सवारों ने तीर कमान से हमला किया और माहिर तुर्क उस्मानी तोपचियों ने गोले दागे। खंदकों और नाकाबंदियों ने फौज की मार्च के मुकाबले मुनासिब दिफा फराहम किया। इब्राहिम लोदी की अफगान फौज को भारी जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा। जंग के मैदान में इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर इस तरह दिल्ली और आगरा पर अपना इक़्तिदार कायम करने में कामयाब हुआ और लोदियों से काफी खजाना हासिल किया। ठीक है, अब देखिए कब्जा तो कर लिया, लेकिन शुरू में ही बाबर को काफी मसाइल का सामना करना पड़ा। क्या मसाइल थे? उसके अमरा और कमांडर मरकजी एशिया वापस होने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान की आबो हवा रास नहीं आ रही थी। सकाफती तौर पर भी उन्होंने काफी अजनबियत महसूस की, क्योंकि वो रहने वाले थे सेंट्रल एशिया के। ठीक है, जो उसके साथ अमीर और कमांडर आए थे, तो वो चाहते थे कि भाई माल वाल सब लूट लिया है, चलें वापस अपने देश। सकाफती तौर पर भी जो कल्चर था हिंदुस्तान का वो वहां से अलग था सेंट्रल एशिया से, तो इस वजह से भी काफी अजीब उनको महसूस हो रहा था। दूसरी बात, मेवाड़ के राजा राणा सांगा की कयादत में राजपूत इकट्ठा हो रहे थे और मुगल फौज को निकालना चाहते थे। जिसने बुलाया था वही उसके खिलाफ हो रहा था। अफगान अगरचे पानीपत में हार चुके थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मशरकी हिस्सों, बिहार, बंगाल में अभी भी एक जबरदस्त कुव्वत बने हुए थे। वो नए सिरे से गिरोहबंद होकर अपनी खोई हुई ताकत वापस लाना चाहते थे। देखिए, जो अफगान थे, जो इब्राहिम लोदी और दिल्ली सल्तनत के लोग थे, वो हालांकि हार चुके थे, लेकिन दूसरे जो इलाके हैं बंगाल साइड या फिर वेस्ट, आप ईस्टर्न यूपी देख लें, उत्तर प्रदेश, वहां पर उनके छोटे मोटे हाकिम थे और अपनी कुव्वत वापस ला रहे थे। तो यह 3 कंडीशन बताई गई हैं, इस वजह से उनको मसाइल पैदा हुए बाबर को शुरू में। चलिए अब देखिए, बाबर के बेटे आते हैं हुमायूं। इनका सिलसिला है ना, सब याद रखिएगा, कभी आप उल्टा पुल्टा कर दें। तो बाबर के बेटे कौन थे? हुमायूं। उन्होंने क्या किया, अपने बेटे हुमायूं को मशरकी अफगानों का मुकाबला करने के लिए भेजा। जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि मशरक में कुछ अफगान थे, वो अपनी ताकत वापस ला रहे थे, तो इन्होंने वहां हुमायूं को भेजा। मेवाड़ के राणा सांगा बड़ी तादाद में राजपूतों की इज्तिमाई हिमायत हासिल करने में कामयाब रहा। उनमें से अहम थे जादूर, सरोही, डोंगपुर, ये सभी रियासत के नाम हैं। ठीक है, और जो आपका सिकंदर लोदी का छोटा बेटा मोहम्मद लोदी, ये भी राणा सांगा के साथ मिल चुका था। किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। ठीक है, हाँ, अब ये सवाल उठता है कि जब राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था तो इसके खिलाफ क्यों हो गया अब वो? तो राणा सांगा ये सोचता था कि भाई बाबर को बुलाएंगे, इब्राहिम लोदी को मरवाएंगे, फिर बाबर वापस चला जाएगा अपना काबुल और हम दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और वही यहीं पर उसने कब्जा कर लिया। तो इस वजह से राणा सांगा का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया कि भाई ये तो बाबर, अब इब्राहिम लोदी गया तो बाबर आ गया। तो इस वजह से राणा सांगा उसके खिलाफ हो चुका था। ठीक है, ये आप मैप देख सकते हैं, अर्ली कॉन्केस्ट ऑफ द मुगल। शुरू में मुगल्स ने कहां कहां पर जीत हासिल की थी। हाँ, यहां राणा सांगा और बाबर के बीच भी एक लड़ाई हुई। बाबर और राणा सांगा की अफवाज का सामना फतेहपुर सीकरे के पास एक मकाम खानदा में हुआ। 1527 में राणा सांगा को शिकस्त हुई और एक बार फिर बाबर की बरतरी फौजी चालें कामयाब हो गई। यहां इसने राणा सांगा को भी हरा दिया। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं फिर 1530 ईस्वी। 1530 ईस्वी में क्या होता है, सिर्फ 4 साल बाद ही बाबर की वफात हो जाती है। ठीक है, तो बाबर की वफात हो गई, तो अब कौन आएगा, कौन राजा बनेगा?
हुमायूं। लेकिन उस वक्त में जब बाबर की वफात होती है, ठीक है, उस वक्त में गुजरात, मालवा और बंगाल, ये 3 रियासतें हैं, इनकी फौज भी काफी मजबूत हो जाती है। ज्यादातर को बाबर ने हरा दिया था, लेकिन कुछ रियासतें बची थी जिनको हराना बाकी था। तो यहां बाबर का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद आता है हुमायूं। यहां 2-3 सवाल दिए गए हैं। बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया था? पानीपत के मैदान जंग में बाबर की फौजी हिकमत अमली क्या थी? ये तो लिख देंगे। पूरा अच्छे से आप समझ चुके हैं किस तरह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा बाबर को? 3 मसाइल मैंने गिनाए थे आपको, ठीक है। बाबर के जरिए राजपूताना के किन 2 हुक्मरानों को शिकस्त दी गई थी? ये भी आप लिख सकते हैं, जिनमें एक शामिल था राणा सांगा। चलिए, 1530 में बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन होता है, ठीक है। जब ये तख्त नशीन होता है तो इसके सामने कौन से मसाइल थे? ये देखिए, नए मफतूआ इलाका और इंतजाम मुस्तहकमन नहीं हुए थे, क्योंकि नई नई इनकी सल्तनत कायम हुई थी, तो उसे पूरा वक्त लगता है अच्छी तरह से पैर जमाने में। तो जो नए नए इलाके शुरू में फतह किए थे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उनको देखना था, पहला मसाइल यही था। और बाबर के बरअक्स हुमायूं मुगल तबका अमरा के तई एहतराम और ताल्लुक़ खातिर नहीं रखता था। जैसे बाबर जो अमीर की तरफ काफ़ी एहतराम की नज़र से देखता था, बाबर ऐसा नहीं करता था। चुगताई अमरा का झुकाव हुमायूं की तरफ कम था, और हिंदुस्तानी अमरा जो बाबर की मुलाजमत में शामिल हो गए थे मुवाफिक नहीं थे, और हुमायूं की ताजपोशी के मौके पर बागी हो गए थे। ये आपको हर दौर में देखा जाएगा। कुछ अमीर ऐसे होंगे जो बादशाह के मुखालिफ हो जाएंगे। आप दिल्ली सल्तनत में भी देखते आए हैं और यहां भी आप देखेंगे उसे। जहां एक तरफ अफगानों, खासतौर पर बिहार में शेर खां, ये नाम याद रखिए। हुमायूं जब तख्त नशीन हुआ तो उसे अफगानों से, अफगान कौन थे? ये वही दिल्ली सल्तनत वाले, कुछ अफगानों से काफी ज्यादा खतरा था, जिनमें एक अफगान था बिहार का शेर खां। कहां का था? बिहार का, सहसराम, बिहार। शेर खां नाम याद रखिए। शेर खां की अदावत का सामना करना पड़ रहा था बार बार। शेर खां जो था बार बार इसको परेशान कर रहा था, और दूसरी तरफ गुजरात के हुक्मरान बहादुर शाह की भी दुश्मनी से 2-4 होना पड़ रहा था, ठीक है। चलिए, अच्छा, तैमूरी रिवायत के मुताबिक हुमायूं को इख्तिदार में अपने भाइयों को भी शरीक करना था। नई कायम हुई मुगल सल्तनत के इख्तिदार के 2 मरकज बन गए थे। हुमायूं के कंट्रोल में दिल्ली, आगरा और मरकजी हिंदुस्तान था, जबकि उसके भाई कामरान के जेर इख्तिदार अफगानिस्तान और पंजाब था। ये देखिए, इनकी एक रिवायत रही होगी तैमूरियों की कि अपने जो इख्तिदार है उसमें अपने भाइयों को भी शामिल करना होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो जो कंट्रोल था, हुकूमत तो एक थी लेकिन कंट्रोल 2 जगह बढ़ चुका था। हिंदुस्तान का जो दिल्ली और आगरा वाला इलाका है वो हुमायूं के कब्जे में था, और जो अफगानिस्तान, पंजाब, जो शुमाली हिस्सा है या फिर सेंट्रल एशिया, वो वाला इलाका हुमायूं के भाई कामरान के अंडर था, ठीक है। अब देखिए, यहां खतरा शुरू होता है अफगानों से हुमायूं को। ये टाइम पीरियड याद रखिए, 1530 के बाद की बात चल रही है ये, और 1540 में ये वापस भाग जाता है। देखिए किस तरह से अफगानों से बराबर इनका खतरा है। अफगान क्या कर रहे थे? मशरिक और मगरिब, जो खासतौर पर मशरिक वाला जो हिस्सा है, बिहार और बंगाल वाला इलाका, वहां अभी तक इनकी ताकत थी, ठीक है। ये देखिए, जहां हुमायूं ने मशरिक में चिनार का मुहासरा कर रखा था, वहीं बहादुर शाह मालवा और राजपूताना की तरफ अपनी तोसी में लग गया था। बहादुर शाह कहां पर था इस वक्त? गुजरात में। इस सूरत हाल में हुमायूं को आगरा वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। 1532 और 33 की बात है ये। बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़ पर हमला कर दिया। चित्तौड़ किसका इलाका है? राजस्थान वाला, राजपूतों का इलाका, जो दिफाई एतबार से बहुत अहम मकाम था। इससे उसे राजस्थान, खास तौर पर अजमेर और रणथंभौर की तरफ उसकी तोसी में मदद मिल सकी। हुमायूं ने मांडौर पर कब्जा कर लिया और वहीं पर ठहर गया, क्योंकि उसके ख्याल में वो बहादुर शाह की गुजरात वापसी को रोक सकता था, ठीक है। अब हुमायूं लगा हुआ है गुजरात की तरफ, ठीक है, गुजरात पर लगातार हमले कर रहा है वहां,
तो उससे क्या हुआ, जब काफी दिनों तक वो गुजरात में रहा, इससे क्या हुआ, आगरा के जो इलाका है काफी अरसे से मौजूद वहां नहीं रहा। इसके सबब दो आब और आगरा में बगावत हो गई। भाई जब राजा ही अपने इलाके में दारुल हुकूमत में नहीं रहेगा तो जो दूसरे छोटे मोटे हुक्मरान हैं वो तो सर उठाएंगे ही, बगावत करेंगे ही। तो जब हुमायूं गुजरात वाले मिशन पर लगा हुआ था तो आगरा और दो आब का इलाका, दो आब होता है जो दो नदियों के बीच का जो इलाका होता है उसको बोला जाता है दो आब। आब माने पानी, ठीक है, और दो दो है ही, तो जो दो नदियों के बीच का इलाका होता है उसको बोला जाता है दो आब। तो यहां पर बगावत हो जाती है और उसे वापस जाना पड़ता है, ठीक है। इस अरसे में, जिस दौर में जब हुमायूं बहादुर शाह की रोकथाम के लिए गुजरात में मसरूफ था, उस वक्त शेर शाह ने बिहार और बंगाल में खुद को मुस्तहकम करने की शुरुआत कर दी थी। जिस वक्त में हुमायूं गुजरात में लगा हुआ था उस वक्त में बिहार और बंगाल में शेर खां, जो आगे जाकर शेर शाह के नाम से मशहूर होता है, उसने अपनी पूरी एक फौज बना ली थी। शेर शाह के बारे में आप डिटेल्स यहां पढ़ सकते हैं। शेर शाह सूरी का उरूज कैसे हुआ, इनके बचपन का नाम था फरीद। इसका शेर शाह का बचपन का नाम फरीद, जिसे बाद में शेर खां और उसके बाद शेर शाह कहा जाने लगा। जौनपुर की ममलिकत में एक जागीरदार था, जागीरदार का बेटा था। उसके बाद हसन खां सूर ने लोदियों की हुक्मरानी के दौर में बिहार में सहसराम की जागीर हासिल की थी। शेर शाह ने उसकी जागीर के निज़ाम और निसराम में अपनी बाप की मदद की थी। तो कह सकते हैं ये इसके जो फादर थे जो लोदियों की जो सल्तनत थी उस दौर में एक जागीरदार थे और उस जागीर की नाम था सहसराम, ठीक है। तो ये उनके बेटे थे। और इसने क्या किया, अफगान अमीर के मातहत मुलाजमत हासिल की और 1524 में वालिद की वफात के बाद इब्राहिम लोदी ने वो जागीर इसे सौंप दी। जागीर का कब्जा लेने में उसे अपने घर वालों के साथ तसादुम का सामना करना पड़ा। उसने अपने वालिद की जागीर का इंतजाम बहुत कारगर तरीके से अंजाम दिया। उसने अजीम फौजी और इंतजामी महारतें भी हासिल कर ली थी। वो अपनी सलाहियतों के सबब अफगानियों का रहनुमा बन गया। धीरे धीरे इसका असर इतना बढ़ता गया कि उसने बंगाल के सुल्तान मोहम्मद शाह को शिकस्त दी और मशरिकी सूबे में एक निहायत ताकतवर फौजी कमांडर के तौर पर उभरा। तो धीरे धीरे ये यहाँ पर बिहार और बंगाल में अफगानियों का लीडर बन चुका था, ठीक है। और इसकी ख्वाहिश थी कि वो खुद को एक गैर मुतनाज़ अफगान रहनुमा की हैसियत से मजबूत करे, ठीक है। बंगाल फौज पर हमला कर दिया, सूरजगढ़ की जंग में इन्हें शिकस्त दी। शेरशाह ने बंगाल से काफी दौलत हासिल की और एक बड़ी फौज कायम करने में उसे मदद मिली। अब उधर से मुड़कर वापस इसने क्या किया, मुगल इलाकों पर हमले शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे बनारस का इलाका हो गया। इससे क्या हुआ, हुमायूं शेरशाह के इस अव्वल आजमी कहते हैं काफी मशकूक था। शुरू से ही लगता था कि ये जो है शेरशाह कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है। और वो इसे अब सही होती दिखने लगी। इसीलिए हुमायूं ने जौनपुर के अपने गवर्नर हिंदू बैग से शेरशाह की हरकतों पर नजर रखने के लिए कहा था। शेरशाह ने बंगाल की राजधानी गौर पर कब्जा कर लिया। जब हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ रहा था तो शेरशाह ने आगरा की शाहराह पर कब्जा कर लिया। शाहराह जो रोड होती है ना, नेशनल हाईवे जिसको आप बोलते हैं, जिससे हुमायूं के लिए तरसील का काम मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ हुमायूं का भाई हिंदाल मिर्जा ने, जो उसकी फौज के लिए रसद फराहम करने का जिम्मेदार था, अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अब हुमायूं ने चिनार वापस होने का फैसला किया। जब वो चौसा पहुंचा, ये नाम याद रखिए, चौसा, 1539, तो क्रिमनासी नदी के मगरबी किनारे पर डेरा डाल दिया। शेरशाह ने नदी के किनारे हुमायूं पर हमला कर दिया और उसे शिकस्त दी। यहां से हुमायूं फिर वापस भाग जाता है। देखिए कैसे भागता है। एक हमला तो यहां हुआ, कहां पर, पहला हमला शेरशाह ने हमला किया हुमायूं पर, चौसा एक जगह का नाम है, 1539 ईस्वी में, ठीक है। और इस हमले के बाद शेरशाह ने कह दिया मैं एक आजाद बादशाह हूं। यहां से हुमायूं फरार हो जाता है, भाग जाता है, लेकिन उसकी ज्यादातर फौज
खत्म हो जाती है। उसका भाई आगरा से लाहौर की तरफ बढ़ रहा था और हुमायूं के पास एक बिल्कुल छोटी सी फौज रह जाती है। अब यहाँ चौसा में शेरशाह ने इसको हरा तो दिया, यहां से भाग गया हुमायूं, लेकिन शेरशाह ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा कि भाई जब इतनी मेहनत कर ली है तो थोड़ी सी मेहनत और करके पूरी तरह से हरा दें इसे, हुमायूं को। तो उसने क्या किया, जब छोटी सी फौज रह गई, शेरशाह अब आगरा की तरफ, चौसा में एक बार हरा दिया, वहां से हुमायूं भागा और वहां से शेरशाह ने फिर इसका हम पीछा किया और वापस आगरा की तरफ बढ़ने लगा। और हुमायूं भी अपनी फौज लेकर आगे ही बढ़ा और दोनों की फौज का आमना सामना कहां होता है, कन्नौज में। और हुमायूं को कन्नौज की जंग में जबरदस्त शिकस्त होती है 1540 ईस्वी में। हो गया, 1540 तक आ गए आप, ठीक है। तो बताइए फिर, समझ आया आपको इतना? दो मुगल बादशाह यहां खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये फिर वापस आएंगे, अभी इनका भी एपिसोड खत्म नहीं हुआ अभी हुमायूं का। 15 साल बाद ये फिर वापस आते हैं शेरशाह सूरी के मरने के बाद। तो यहां आपने देखा अभी तक बाबर आते हैं 1526 ईस्वी में, पानीपत की पहली लड़ाई होती है, इब्राहिम लोदी को हराते हैं, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। उनके सामने समस्याएं खड़ी होती हैं, भाई गुजरात का इलाका है, वहां राजपूत सर उठा रहे हैं, मशरिक का इलाका है, वह अफगान सर उठा रहे हैं, ठीक है। दो तीन मसाइल उनके सामने पैदा होते हैं और अपनी थोड़ी सी सल्तनत फैलाने के बाद, पूरी तरह से नहीं फैलाई थी उन्होंने, कुछ इलाके रह गए थे, राजपूतों से भी 2 राजपूतों से उन्होंने जंग लड़ी थी और उनकी डेथ हो जाती है 1530 ईस्वी में। फिर उनके बेटे आते हैं हुमायूं, वो अपना एरिया वसी करना चाहते हैं। तो उस वक्त में जो गुजरात का राजा था, जो हाकिम था, वो उसके खिलाफ लड़ाई में रहते हैं। और दूसरी तरफ जो मशरिक का इलाका है, वहां जो शेरशाह था, जिसको आगे नाम दिया गया शेरशाह सूरी, वो अपनी ताकत बढ़ा लेता है और बंगाल पर कब्जा कर लेता है और चौसा में 1539 में हुमायूं पर हमला करता है। हुमायूं वहां से वापस भागता है, ठीक है, और आगरा की तरफ बढ़ता है। शेरशाह सूरी भी अपनी फौज लेकर आगरा की तरफ बढ़ता है और 1540 में कन्नौज के इलाके में इनकी फौज आमने सामने होती है। यहां हुमायूं हार जाता है और आपका शेरशाह सूरी जीत जाता है, ठीक है। ये देखिए मैप अगर आपको दिख रहा हो, और ये काफी इंपॉर्टेंट इनका टाइम पीरियड है शेरशाह सूरी का। जो आज आप इनके 2-3 काम आज भी गिनाए जाते हैं शेरशाह सूरी के। जो रुपया आज आप सब सुनते हैं, कहते हैं सबसे पहले इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, इन्होंने रुपया चलाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। और एक रोड है जिसका नाम आज भी आप सुनते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, जो उस वक्त में देखें तो आपका, फिलहाल अगर इंडिया में देखें तो ये चलता है आपका कोलकाता से अमृतसर तक, लेकिन उस वक्त में क्योंकि पूरा इलाका एक हुआ करता तो ये बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक जाता था ये रोड। तो इन्होंने ऐसे तरक्याती काम बहुत ज़्यादा किए, इसलिए इनको, इसमें आप देखेंगे 15 साल का जो इनका टाइम पीरियड है 1540 से लेकर 1555 तक, और 1555 में फिर हुमायूं वापस आ जाता है। चलिए, ये इनका एरिया दिखाया गया है कितने में शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसमें देखिए पाकिस्तान, आधे पाकिस्तान का इलाका है और नॉर्थन इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक का इलाका इनकी सल्तनत में शामिल था। और यहां दिखाया गया है रोड ऑफ शेरशाह, ये देखिए यहां से आगरा और दिल्ली को जोड़ते हुए इधर भी चला जाता है, और यहां से फिर 2 इलाके, एक मुल्तान चला जाता है और ये काबुल चला जाता है। ये रोड इन्होंने बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आज भी कई जगह आपने देखा होगा लिखा हुआ जीटी रोड। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं शेरशाह के बारे में। दूसरी अफगान सल्तनत इनको बोलते हैं। दूसरी क्यों बोलते हैं? पहली कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत में सब अफगान थे, बीच में मुगल आ गए, फिर से अफगान आ गया शेरशाह सूरी। 1540 से 1555, सिर्फ 15 साल इनके हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है सभी को? स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है जी? काफी ज्यादा हिस्ट्री कवर करनी है हमें। हाथ उठाइए अगर सभी को समझ आ रहा हो तो। एक बच्चे को समझ आ रहा है बस।
अब्दुल मलिक कौन है? अब्दुल मलिक भाई, जो इंडिविजुअल जुड़ रहे हैं वो अपने मदरसे का नाम जरूर लिखें साथ में, अपने नाम के साथ। अब्दुल मलिक साहब। ये तो है। और अब्दुल्ला मंसूरी, आप भी अपने मदरसे का नाम जरूर लिखिए जी। चलिए, तो शेरशाह के बारे में पढ़ते हैं। लोधी, इसका टाइम पीरियड जरूर याद रखिए, 1540 से 1555। लोधी के तहत पहली अफगान मुमलकत के बारे में जैसा कि पहले बताया गया था, 1526 में बाबर की जेर क़यादत मुगलों ने उसकी जगह ली थी। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए पहली अफगान मुमलकत कौन सी थी, लोधियों की, दूसरी शेरशाह की। ठीक है। तो 14 साल के वक्फ के बाद शेरशाह 1540 में हिंदुस्तान में अफगान हुकूमत करने में कायम रहा। 14 साल क्यों? ये 14 साल किसके रहे? मुगलों के। 1526 से 1540 तक शेरशाह और उसके जानिशीनों ने 15 साल तक हुकूमत की। इस दौर को दूसरी अफगान सल्तनत के तौर पर जाना जाता है। जो शेरशाह एक अजीम मुदब्बिर और अहले फौजी कमांडर थे। हम हुमायूं के साथ इसके तसादुम पर पहले बहस कर चुके हैं। हुमायूं को हराने के बाद 1540 में बाइख्तिदार हुक्मरान बना और शेरशाह का लक़ब इख्तियार किया। शेरशाह ने हुमायूं को सिर्फ आगरा में ही हरा के नहीं छोड़ा, बल्कि सिंध तक इसका पीछा किया जब हुमायूं भाग रहा था। हुमायूं को बेदखल करने के बाद उसने शुमाल और मशरक़ी हिंदुस्तान में अपनी हैसियत को मजबूत बनाने की शुरुआत की। और हुमायूं कहाँ चला गया? हुमायूं अभी मरा नहीं है, यहाँ से भाग गया वापस अपना अफगानिस्तान और काबुल के इलाके में। ठीक है। 1542 में मालवा पर कब्जा कर लिया, चंदेरी पर कब्जा कर लिया, राजस्थान में मारवाड़, रणथंबोर, नागौर, अजमेर, मेरता, जोधपुर और बीकानेर, इनके खिलाफ उसने सिंध और पंजाब से लेकर मगरिब में पूरे राजपूतान और मशरिक में बंगाल तक एक आला इक़्तिदार की हुक्मरानी कायम की। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा जो राजपूताना था, राजपूतों का जो इलाका था राजस्थान और यहाँ सिंध के इलाके से लेकर पूरा बिहार, बंगाल के इलाके पर इनका कब्जा हो जाता है। ये आप इस मैप से ही समझ चुके हैं। चलिए, काफी ज्यादा इन्होंने अपनी रियासत बढ़ा ली, राजपूतों को भी हरा दिया, बंगाल पर कब्जा हो गए। अब वो बुंदेलखंड की जानिब मुड़े। ठीक है। इन्होंने अपने दौर में काफी जंगें लड़ी और काफी अपनी हुकूमत को वसी किया। जब इस पूरे एरिया पर कब्जा करने के बाद बुंदेलखंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ कलिंजर के किले के मुहासरा करते वक्त 1545 में बारूद के अचानक फटने के सबब इनका इंतकाल हो जाता है। कलिंजर का किला। ठीक है। यहाँ इंस्पेक्शन कर रहे थे ये, और उससे क्या होता है, एक बारूद को अचानक फटता है और इनकी मौत हो जाती है। कितने साल रहे? सिर्फ 5 साल। ठीक है। इसके बाद इनके बाकी बेटे आते हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी में सवाल कहां से पूछा जाएगा, तो ये चीजें हैं, वो इनको आप नोट कर लीजिए। शेरशाह के बारे में इनके काम पूछे जाते हैं, क्या तरक्याती इन्होंने काम किए। देखिए, सरकार और परगना सतह पर मकामी इंतजामी को ज्यादा कारगुजार बनाया। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है, जो लोगों के लिए, जनता के लिए इन्होंने काम किए, उसकी वजह से इनको याद रखा जाता है और सवाल भी ज्यादातर उसी में से पूछे जाते हैं इनके। तो ये वो काम दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद करिएगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो मतलब सरकार कैसी चलेगी, शासन कैसा होगा, परगना सतह पर मकामी इंतजामिया, जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लोकल जो प्रशासन होता है, उसको काफी ज्यादा मजबूत किया इन्होंने। इसके बाद मुसाफिरों और ताजिरों के लिए सड़कों की तामीर और अहम मुशाहिराहों पर सराय या आरामगाहों की तामीर कराई। काफी ज्यादा सड़कें बनवाई, सड़कों के दोनों तरफ पेड़ बनवाए, कुएं खुदवाए, सराय बनवाई मुसाफिरों को रुकने के लिए। पहले होटल तो हुआ नहीं करते थे, लंबा लंबा सफर करते थे लोग, तो जगह जगह पर सराय हुआ करती थी जहां मुसाफिर आसानी से रुक कर आराम कर सकते थे और फिर बाद में आगे का सफर तय कर सकते थे। मुवासलाती ढांचा कायम किया।
मुवासलाती ढांचा, कम्युनिकेशन के लिए, कोई खबर एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंच सके, इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब जंग होती है उस वक्त में दुश्मन का पता लगाने के लिए दुश्मन कहाँ तक गया है, क्या उसकी टेक्निक है, और जब मुवासलाती सिस्टम मजबूत होगा तो उससे फ़ायदा मिलता है फौज को भी। ये काम जो था अंग्रेज़ों ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो देखे मैं आपको बता रहा था, पेशावर से कलकत्ता तक जाने वाली शाहराह अजीम, इसके काफ़ी नाम बदल जाते हैं आगे, अगर आप इसे उर्दू में पढ़ रहे हैं। शाहराह अजीम इंग्लिश में बोला गया इसको जीटी रोड, ये तामीर करवाई। तीसरा काम, सिक्का ढालने के अमल, ज़मीन की पैमाइश, महसूलात की तखमीना लगाने के तरीक़ों की मैयार बंदी की, हालांकि लेकिन इनकी मैयार बना दी कि इस लेवल का काम होना चाहिए। सिक्के काफ़ी ज़्यादा इसके जो मशहूर हैं इस ज़माने के, शेरशाह सूरी के ज़माने के। ठीक है, फौज के नए सिरे से तंजीम और घोड़ों को दागने के निज़ाम की तजदीद की, अदालती निज़ाम को ज़्यादा कारगुजार और ज़्यादा रवां बनाया। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप ज़रूर याद कर लें, शेरशाह सूरी के काम। ठीक है, तरक्याती काम हम इनको बोल सकते हैं। चलिए, इनके बाद इनका बेटा इस्लाम शाह तख्त नशीन हुआ। इनको अपने भाई आदिल खां और मुतअद्दिद अफगान जो अमीर थे उनके साथ कई बार इनका झगड़ा हुआ। इनका इंतकाल 1553 ईस्वी में हुआ। कब? 1545 से 1553। कौन था? इस्लाम शाह, शेर शाह का बेटा। अफगान सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। हुमायूं ने देखा कि मौका अच्छा है। इसमें दो ही बड़े आपको बादशाह देखने को मिले। शेरशाह सूरी था 5 साल, उसने मशहूर क्यों हुआ? एक तो पहला काम हुमायूं को हराया और हराकर भगा दिया हिंदुस्तान से। दूसरे काफ़ी तरक्याती काम किए, उसके लिए काफ़ी याद किया जाता है। फिर उसके बाद उनके बेटे इस्लाम शाह, ठीक है, 1553 रहे। उसके बाद उनके बेटे आए होंगे, लेकिन उस वक्त में ताकत बिल्कुल बिखर चुकी थी। पहली जैसे कुव्वत नहीं रही शेरशाह सूरी के इस सल्तनत में। तो अब हुमायूं तो बैठा ही था अफगानिस्तान में, देख रहा था भाई अब कमज़ोर है मामला, अब हमला किया जाए। तो ये बात है 1553 की, जब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी शेरशाह सूरी की हुकूमत। तो हुमायूं ने देखा कि मौका अच्छा है और हिंदुस्तान की तरफ बढ़ गया। 1555 तक अपनी खोई हुई सल्तनत को एक बार फिर हासिल कर ली और दूसरे अफगान सल्तनत का खात्मा हो गया। ठीक है, 1555 में हुमायूं वापस आ जाता है और आगरा और दिल्ली में फतेह हासिल कर लेता है और खुद को हिंदुस्तान का सुल्तान करार दे देता है। ठीक है, अब 1555 में वापस आ तो गया, लेकिन होता क्या है 1556 ईस्वी में, अगले साल ही क्या होता है, शेर मंडल दिल्ली में ही एक जगह है, आप जाएंगे इधर साउथ की तरफ तो यहाँ एक जगह है, वहाँ एक लाइब्रेरी है, उसकी सीढ़ियों से गिरता है और उसकी मौत हो जाती है 1 साल में ही। लेकिन हाँ ये है कि वापस मुगल सल्तनत कायम कर चुका था शेरशाह सूरी को हराकर। ठीक है, समझ आ चुका है। मुगल सल्तनत वापस आ गई 15 साल बाद, 1555 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ें। अब इसके बाद यहां अब मुगल सल्तनत बन गई। अब यहां से आगे मुगल सल्तनत और ज्यादा मजबूत होती है, वसी होती है, बढ़ती जाती है। इसके बाद हम कई शहंशाह यहाँ पढ़ने वाले हैं, जैसे अकबर है, बाबर है, शाहजहां है, ठीक है, औरंगजेब, जहांगीर और बहादुर शाह, ये सब हम बादशाह यहाँ से पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप, फिर यहाँ से हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। जी, कोई सवाल नहीं है, माशाअल्लाह। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अकबर, देखिए हुमायूं की जो मौत हुई थी वो एक एक्सीडेंटल मौत थी, नेचुरल तो थी नहीं। तो उस वक्त में जब उसकी वफात हुई थी तो उसका बेटा था अकबर और उसकी उम्र थी 13 साल। अब राजा का बेटा राजा बनेगा, यही प्रचलन था उस वक्त में। तो अकबर को गद्दी पर बिठा दिया गया, लेकिन कामकाज उसके लिए अलग आदमी मुकर्रर किया गया। जब हुमायूं की वफात होती है तो उस वक्त अकबर कहाँ होता है? पंजाब का इलाका है कालानूर, वहां पर होता है और वहीं उसकी ताजपोशी कर दी जाती है। अब ये नाम याद रखिएगा, बैरम खां।
बैरम खां उसका मुअल्लिम और हुमायूं का चहेता और मोतबिर था। उसने 1556 से 1560 तक मुगल सल्तनत के वली की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। ठीक है, क्योंकि अकबर उस टाइम पे छोटा था, 13 साल का था, तो इतना वो नहीं देख सकता था एडमिनिस्ट्रेशन और राजपाट जो राजा के काम होते हैं। तो उस वक्त में जो हुमायूं का सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी पर्सन था वो कौन था? बैरम खान। और 1560 तक 4 साल तक बैरम खान ही सारा काम देखता है। इसका दूसरा नाम भी है खान खाना। इसके अहद विलायत की एक बड़ी हसूलियाबी 1556 में पानीपत की दूसरी जंग में हैमू और अफगान अफवाज को शिकस्त देना था। 1556 ईस्वी पानीपत की दूसरी जंग, याद रखिए। कितने साल बाद हुई? पहली कब हुई थी? याद कीजिए। पहली जंग 1526, इसमें जोड़ दीजिए 30 साल, आता है 1556। पानीपत की दूसरी जंग हो जाती है यहां पर। ठीक है, हैमू और अफगान फौज इनके बीच में। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में डिटेल आपको चाहिए, आपकी किताब में दी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो इसमें। चलिए, पानीपत सेकंड वॉर, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये देखिए, 5 नवंबर 1556, लोकेशन है पानीपत, हरियाणा। यहां कौन जीतते हैं? मुगल जीतते हैं। यहां भी पहली में कौन जीता था? वहां भी मुगल जीते थे। ठीक है, एक तरफ था बैरम खान और अकबर। राजा तो उस वक्त अकबर था, लेकिन काम कौन देख रहा था? राजा का सारा, या फौज को कौन चला रहा था? बैरम खान। बैरम खान और हैमू के बीच में ये लड़ाई होती है। यहां हैमू की मौत हो जाती है और मुगल जीतते हैं। ये सब कमांडर्स के नाम दिए गए हैं, बैरम खान, अकबर, मोहम्मद खान, अली कुली, सिकंदर खान, अब्दुल्ला खान, शाह कुली, और इस तरफ थे हैमू, रामिया और शादी खान कक्कड़। ठीक है। हम्म जियो की डिवाइस यही होगी। जी, ठीक है, इतना याद रखिएगा इसमें। 1556 ईस्वी दूसरी पानीपत की दूसरी जंग अकबर और हैमू के बीच, जिसमें अकबर जीत जाता है, मतलब मुगल जीत जाते हैं, लेकिन कमांडर कौन था? बैरम खान। ठीक है। हम्म ये देखिए, बैरम खान के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। 4 साल मुगल सल्तनत कायम इन्होंने चलाई। इस मरहले में उसने अहम हैसियतों पर अपने पसंदीदा अमरा की तकर्री की। भाई यही होगा, जो पावर में आएगा अपने लोगों को हिलाएगा। तो जितने भी ज्यादातर पोस्ट दी उसने अपने अमीर को, जो उसके खास थे उनको दी। बैरम खां एक निहायत ताकतवर अमीर बनकर उभरा। ठीक है, काफी ज्यादा तकब्बुर उसके अंदर आ चुका था। अमीरों के एक ग्रुप ने उसकी मुखालफत की। इस वक्त अकबर भी पूरा इख्तियार इख्तियार करना चाहता था, अकबर भी बड़ा हो चुका था। ठीक है, उसने बैरम खां को हटा दिया। अब हटा दिया, भाई उसको लगा कि भाई हमने इतने साल संभाला है, हमें ही पीछे धकेला जा रहा है, तो उसने बगावत कर दी। लेकिन उसको हार हुई, शिकस्त हुई। अकबर ने उसे माफ कर दिया और सबकदोश होने होने को कहा। उसने हज पर जाने का फैसला किया, अपना राजपाट सब छोड़ दिया। अहमदाबाद के करीब एक अफगान के जरिए उसे मार दिया गया अकबर के मातहत। उसका बेटा एक बासर अमीर बना और अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से मशहूर हुआ। यह नाम आपने सुना होगा, अब्दुल रहीम खान खाना, किसका बेटा था? बैरम खां का। ठीक है, आगे जाकर ये दरबार के काफी बड़े अमीर बनते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए, अब वापस आते हैं अकबर पर। अकबर बड़ा हो चुका है, वो बादशाह बन चुका है अब। हम्म जी,
देखिए, जिस वक्त अकबर ने इब्तदाई मसाइल से निपटने और तख्त शाही पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के बाद तोसी पॉलिसी इख्तियार की, तोसी पॉलिसी, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। अकबर की जो तोसी पॉलिसी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसने कई तरीकों से तोसी की अपनी हुकूमत की, ठीक है। किस तरीके से? या तो भाई सीधा है कि सीधा जंग करो और जीत जाओ और कब्जा कर लो, एक तो ये था। इसने दूसरी टेक्निक्स भी अपनाई, जैसे रिश्ते कायम करना। राजपूतों से काफी उसने रिश्ते कायम किए। अब जब रिश्तेदार बन चुके हैं तो फिर उस पर हमले नहीं कर सकते, तो वो भी इनके ही इख्तियार में आ चुके थे। कई रियासतें ऐसी थी। देखिए, इनकी तोसी पॉलिसी, तो इस पॉलिसी से पहले ये देखा जाएगा, ये देखें कि और कौन कौन सी रियासतें, कौन कौन सी ताकतें थी उस वक्त हिंदुस्तान में जो अकबर के अंडर नहीं थी। वो कौन से थे? राजपूत, ठीक है। ये सब राजस्थान के इलाके में, मेवाड़ के इलाके में थे। ये राजाओं की हैसियत से पूरे मुल्क में फैले हुए थे और खास तौर राजस्थान में थे। अफगानों का खास तौर से गुजरात, बिहार, बंगाल में सियासी इख्तिदार था। ये अब भी यहाँ जमे हुए हैं। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और जुनूबी हिंदुस्तान और दक्कन में कुछ दीगर मुमलकतें काफी ताकतवर थी। साउथ, जो जुनूब की जो रियासतें थीं, ये आखिर तक भी मुगलिया सल्तनत के अंडर नहीं आई थी। और इसमें बड़ी रियासतें थी, जैसे बीजापुर है, गोलकुंडा है। ये जो है, जो लास्ट में जब औरंगजेब यहाँ जंग लड़ते हैं साउथ में जाकर, तब ये मुगलिया सल्तनत के अंडर आती हैं, ठीक है। और इसके बाद काबुल और कंधार पर अगरचे मुगलिया धड़े की हुक्मरानी करते थे, लेकिन अकबर के लिए उनका रवैया मुआंदाना था। तो ये चार तरह के ताकतें थीं। एक तरफ राजपूत थे, दूसरी तरफ अफगान थे, तीसरी रियासतें थी साउथ की रियासतें, ठीक है, जिसमें कुछ हिंदू रियासतें थीं। और काबुल चौथा है। काबुल और कंधार का इलाका अगरचे मुगलिया कंट्रोल में था, लेकिन वहां के जो गवर्नर अकबर ने बनाए होंगे वो उसकी बात नहीं सुनते होंगे। इसकी एक बात ये भी हो सकती है कि ये जो इलाका है काबुल और कंधार का, ये काफी दूर पड़ता है। दारुल हुकूमत क्या थी? आगरा और दिल्ली। तो यहां से वहां इतनी दूर कंट्रोल करना काफी मुश्किल साबित होता है। तो इस वजह से भी यहां से भी अकबर को खतरा था, काबुल और कंधार से। इसने तोसी की एक पूरी मैनेज्ड पॉलिसी शुरू की, ठीक है। पहला कदम तबक़े अमरा से तसादुम खत्म करने का उठाया। उसने अजीम सिफारती महारत और उससे निपटने में तंजीमी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। मरकजी हिंदुस्तान से अपनी तोसी की पॉलिसी की शुरुआत की। कहां से शुरुआत की? मरकजी हिंदुस्तान से। 1559 से 60 में मालवा की तरफ रवाना होने से पहले ग्वालियर पर कब्जा करने से के लिए पहली फौजी मुहिम भेजी। ग्वालियर यह पड़ता है बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में, जो अब आपका मध्य प्रदेश एमपी में है, ठीक है। यहां किसकी हुकूमत थी? बाज बहादुर। और अकबर ने इसके खिलाफ मुहिम की क़ियादत अदहम खां को सौंपी कि भाई तुम जाके लड़ो इससे। बाज बहादुर शिकस्त हुआ, बुरहानपुर की तरफ भागा, ठीक है। गोंडवाना मरकजी हिंदुस्तान में आज़ाद रियासत थी, जिस पर दलपत शाह की बेवा रानी दुर्गावती हुकूमत कर रही थी। उसे फतह कर लिया गया और 1564 में ये रियासतें सेंट्रल इंडिया की मिला ली गई। इसके बाद राजस्थान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां कैसे कब्जा किया? देखिए, यहां थे राजपूत। राजपूत मुमलिकतों की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ था, अकबर को मालूम था ये काफी इंपॉर्टेंट लोग हैं राजपूत, ठीक है। इसलिए एक बड़ी सल्तनत कायम करने की अपनी आरजू की तकमील के लिए उनको हलीफ, इत्तेहादी बनाना चाहता था। राजपूतों से सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था अकबर। जहां कहीं मुमकिन हो सका उसने राजपूतों को जीतने की कोशिश की और उन्हें मुगल खिदमत में फाइज किया। उसने क्या किया कि भाई जो हमारी बात मानेगा हम उन्हें बड़े बड़े ओहदे दे देंगे अपनी रियासत में, ठीक है। कहीं का जागीरदार बना दिया, कोई बड़ा ओहदा दे दिया, फौज में बड़ा ओहदा दे दिया कि भाई इतने फौजी आपके अंडर में हैं, आपको ये पूरा दस्ता दिया जा रहा है, वहां जाकर हमला कीजिए। तो ये भी एक उसने लालच दिया राजपूतों को। भारमल जैसे राजपूत हुक्मरानों से उसने अज़दवाजी रिश्ते भी कायम किए, शादियां भी की राजपूतों में, ठीक है। अंबर का राजा भारमल पहला था जो उसके साथ इत्तेहाद में शामिल हुआ, यानी इन्होंने डायरेक्ट युद्ध न करके संधि की। एक पूरा
इत्तेहाद में इनको शामिल किया राजपूतों को। ठीक है, कई सारे राजपूत राजाओं से इन्होंने संधि की। मेवाड़ का हुक्मराना महाराणा प्रताप, ये नाम याद रखिए। यहां अकबर के खिलाफ सबसे बड़ा फेमस नाम आपको यहां मिलेगा, महाराणा प्रताप। अब ये क्या होता है महाराणा प्रताप, इसकी जो है इसका इख्तदार कबूल नहीं करते हैं और किसी भी तरह का रिश्ता, किसी भी तरह का इत्तेहाद में शामिल नहीं होते हैं। मेवाड़ का, कहां के हुक्मरान थे? मेवाड़ के महाराणा प्रताप। ये क्या करते हैं, मुगल सल्तनत के सामने जबरदस्त चैलेंज बनकर उभरते हैं और अकबर के सामने हथियार नहीं डालते हैं। एक तवील जद्दोजहद इनकी चलती है। चित्तौड़ किले के मुहासरे के बाद अकबर मेवाड़ की फौज को हराने में कामयाब हुआ। राजपूत फौजियों की एक बड़ी तादाद जंग में मारी गई, ताहम ये पूरी तरह काबू में नहीं लाई जा सके और मेवाड़ में कुछ मज़ाहमत एक तवील अरसे तक चलती रही। चित्तौड़ पर तसल्लुत इख्तियार करने के बाद रणथंभौर और कालिंजर पर कब्जा किया गया। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर ने अकबर की इताअत कबूल की। ये 3 वो रियासतें जिन्होंने बिना जंग लड़े इताअत कबूल कर ली। 1570 तक अकबर ने तकरीबन पूरे राजस्थान पर कब्जा कर लिया था। 1570 तक अकबर के 10 साल में ही तकरीबन 1560 हम मान लेते हैं अकबर ने राजपाट संभाला था। 4 साल तो बैरम खां के थे। ठीक है, तो 1560 से 1570 10 साल में ही पूरा राजस्थान उन्होंने तकरीबन फतह कर लिया था। अकबर की निहायत अहम हुसूलियाबी ये थी कि पूरे राजस्थान को मगलूब करने के बावजूद राजपूतों और मुगलों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं थी। ये देखिए, यहां सबसे बड़ी बात है, पूरा राजस्थान कब्जा कर लिया लेकिन फिर भी राजपूतों और अकबर के बीच दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि और टेक्निक ही ऐसी उन्होंने अपनाई। तोसी पॉलिसी यही आपसे पूछी जाएगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अकबर की तोसी पॉलिसी क्यों अहम है, खास तौर पर राजस्थान वाली। ठीक है, जो राजपूतों से इन्होंने जो इत्तेहाद कायम किया था। और यहां महाराणा प्रताप एक नाम आता है मेवाड़ के राजा। हालांकि मेवाड़ को जीत लिया जाता है, मेवाड़ी फौज को हरा दिया जाता है अकबर के जरिए, लेकिन महाराणा प्रताप इनके कब्जे में नहीं आते हैं और चले जाते हैं जंगलात में और वहां रहते हैं। और बार बार जैसे ही इनकी थोड़ी बहुत कुव्वत होती है, फौरन जहां भी मौका मिलता है वहां अकबर की फौज पर हमला करते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में इनका काफी अहम मकाम है महाराणा प्रताप का। ठीक है, इसके बाद आगे की इनकी पॉलिसी देखेंगे। अफगान, गुजरात, बिहार और बंगाल। फर्स्ट तो हमने देख लिया, जो 4 हमने पढ़ी थी ना, 4 ज्यादा बड़ी कुव्वतें थी, उनको कैसे अकबर ने अपने साथ मिलाया। पहली वो थी राजपूतों वाली, वो आ गई। दूसरी थी अफगान। ये शुरू करें या अगली क्लास में देखें इसको? काफी बड़ा लेसन है आपका, अभी तो अकबर ही चल रहा है, इसके बाद दूसरे राजा आएंगे। यहां तक चलिए, इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अफगान से शुरू करेंगे। जो अफगान थे आपकी ईस्ट में, ईस्ट इंडिया की साइड, बिहार और बंगाल में, उनको कैसे हराया अकबर ने। यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में फिर अकबर के बाद पढ़ने वाले हैं जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में। जी, चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।